हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका टर्म 2 का सिलेबस हुआ ज्योग्राफी का 100% कंप्लीट। उसमें हमने वन शॉट रिवीजन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या फिर चैप्टर का 15-15 मिनट में क्विक रिवीजन टाइप हो, एक मसाला रिवीजन हो, वो साथ ही साथ में जो मैप वर्क है वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को बहुत सारे सैंपल पेपर भी सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा हो तो मैग्नेट ब्रेन्स पर सारी चीजें अपलोडेड हैं, और साथ ही साथ में आप लोग कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते रहिए और मैग्नेट ब्रेन्स की स्टोरी भी चेक करते रहिए। उसमें आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के एग्जाम की इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब जब सारी चीजें हो चुकी है तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में क्यों चूके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पिछले 10 साल के क्वेश्चन को उठा के सॉल्व कर लिया जाए। पिछले जो भी 10 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मुझे लग रहे हैं कि जिनकी आने की फिर से संभावना है, तो क्यों ना वो क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व किया जाए। तो इस वीडियो में हम पिछले 10 साल के क्वेश्चन, 10 साल में जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि कई बार सीबीएसई उसी क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार पूछ लेता है। तो सीबीएसई की कई बार आदत होती है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीधे क्वेश्चन सीधे उठा के पूछ लेता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो, उसमें से देख लो कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैग्नेट ब्रेन्स पर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है ज्योग्राफी का, और आपने सारा कंटेंट बहुत अच्छे से देखा है, तो आपके ज्योग्राफी में 35 में से 34 या 35 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी होगी तो। क्लियर है? बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2011 टू 2021। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज हाईटेक इंडस्ट्री? हाईटेक इंडस्ट्री क्या होती है? आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि सारा काम मशीन्स के द्वारा हो रहा है। रोबोटिक्स बन रहे हैं, रोबोट्स बन रहे हैं, रोबोटिक्स वाली इंडस्ट्रीज आ रही है। आजकल जो भी काम है कंप्यूटर से हो रहा है, कंप्यूटर एडेड डिवाइस बन रही है, रोबोट्स बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इसी क्वेश्चन में लिखा है हाईटेक इंडस्ट्री, मतलब हाई टेक मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्या है? रोबोटिक्स वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, कंप्यूटर साइंस वाली, कंप्यूटर वाली, ये सारी डिवाइसेस, ये जो सारी चीजें हैं, ये हाईटेक इंडस्ट्रीज में आती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आजकल सारी जो फैक्ट्रीज है, ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज हैं, आजकल सारी ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज में कन्वर्ट हो रहा है। पहले काम मैनुअल होता था, अब काम क्या हो रहा है? अब काम रोबोटिक्स के द्वारा हो रहा है। पहले इंसान सोचते थे, अब रोबोट्स बनाए जा रहे हैं टू थिंक। ठीक है, वो सारी चीजें क्या हो गई? वो हो गई हाईटेक इंडस्ट्री। मैं हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही शॉर्ट में समझाते चलूंगा क्योंकि बहुत सारे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, हर चैप्टर के मैंने आपको अलग अलग ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आपको ऐसे ही हिंदी में एक्सप्लेनेशन देते चलूंगा ताकि जिस बच्चे को थोड़ा सा नहीं भी पता हो वो यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टेक्नोपोल। टेक्नोपोल क्या होता है? जहां पे हम लोग देखते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री जो सिचुएटेड होती है, उस क्लस्टर को हम कहते हैं टेक्नोपोल। जहां पे हमने देखा कि जितनी भी, जैसे हमने देखा कि जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एक जगह पे लोकेटेड है, तो और वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि हाई टेक्नोलॉजी है और वहां पर सारी हाई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज है, उसे हम कहेंगे टेक्नोपोल। क्लियर है? ठीक है, a technopole is a planned development within a concentrated area for technology इनोवेटिव इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, उस एरिया को कहते हैं जहां पे क्या है? जहां पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही इंडस्ट्रीज है, तो उस क्लस्टर को हम कहेंगे टेक्नोपोल। टेक्नोपोलिस इंक्लूड साइंस और टेक्नोलॉजिकल पार्क, साइंस सिटीज एंड अदर हाईटेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। जितने भी हाईटेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, हाईटेक पार्क है, वो सारे हम टेक्नोपोल की कैटेगरी में उन्हें डालेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फिर से आने की चांसेस है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, व्हाट इज टेक्नोपोल, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is iron and steel industries called a basic industry? Again a very important question. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री का बेस बनाती है। हमने आयरन ओर से आयरन और स्टील में उसे कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आयरन और स्टील इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या काम करती है? दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए मशीन्स के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आयरन ओर से ये क्या है? ये रॉ मटेरियल है।
रॉ मटेरियल, इससे हमने क्या बनाया, इससे हमने एक फिनिश्ड गुड बनाया आयरन और स्टील में, आयरन एंड स्टील में हमने इससे फिनिश्ड गुड बनाया, ठीक है, फिनिश्ड गुड बनाया। अब ये जो आयरन और स्टील है, ये जो फिनिश्ड गुड है, ये दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम कैसे करेगा, हम देखते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उन सब में मशीन्स की आवश्यकता होती है। मशीन्स किससे बनती है, मशीन्स आयरन और स्टील से ही बनती है। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, ये अपने आप में एक फिनिश गुड्स है, ये अपने आप में एक फिनिश गुड है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता है, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री इन इंडस्ट्रीज के पास आती है और आयरन और स्टील खरीदती है और फिर वो अपने मशीन्स और अपने टूल्स बनाती है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अपने आप में क्या कर रही है, एक बेस है। कैसा बेस है, दूसरी इंडस्ट्री के लिए बेस है। अगर आयरन और स्टील नहीं हो तो दूसरी इंडस्ट्रीज की मशीन्स कैसे बनेगी, इसलिए हम इसे कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज का बेस बना रही है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। क्लियर है, समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन आई होप आपको इतनी बार समझाया है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे हम देखते हैं, what is agro based industry, give 2 example each of agro based industry with the name of their raw materials। agro based industry मतलब इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो, ठीक है। इंडस्ट्रीज विच एक्सेसेस इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर इज सेड टू बी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जो कि अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ले रही हो उसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। सपोज एग्जांपल लेते हैं शुगर इंडस्ट्री, गन्ना देखा है, उस गन्ने की शक्कर बना रहे हैं, तो वो गन्ना क्या, वो गन्ना खेत से निकाला, उसे हमने शुगर मिल में भेजा, उससे शक्कर बनी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो रॉ कॉटन है, जो कॉटन रोल है, उस कॉटन रोल का हमने फैब्रिक बना दिया, या उस कॉटन रोल की हमने थ्रेड बनाई और थ्रेड से फैब्रिक बन गया। तो ये कॉटन कहां पे लग रहा है, ये कॉटन खेत में लग रहा है, लेकिन इस खेत का कॉटन हमने निकाल के, कॉटन रोल को निकाल के हमने इसका कपड़ा बना दिया, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या हो गई, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज है जिनका की रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला था, 2 एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। यहां पे हमें 2 एग्जाम्पल देने की बोला था कि 2 एग्जाम्पल बताओ कि जिसका रॉ मटेरियल हम लोग एग्रीकल्चर से ले रहे हैं और उसको बाद में हमने फिनिश्ड गुड में कुछ इंडस्ट्री में कुछ नया प्रोडक्ट बनाया। तो शुगर इंडस्ट्री हो गया और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। डन, एग्जाम्पल समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are cottage industry mainly confined to the rural areas? कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो रूरल एरियाज में क्यों रहती है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, इनमें जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं वो खुद इंगेज रहते हैं, मशीन्स का यूज नहीं होता और ऐसा भी नहीं कि बाहर से कोई लोग आ रहे हैं। जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खुद अपने हाथों से काम कर रहे होते हैं, अपने हाथों से कुछ भी काम करते हैं, ठीक है। और वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट या तो छोटे छोटे जो गाँव का मार्केट होता है वहां पे बेचते हैं, या वो प्रोडक्ट अपने खुद के यूज के लिए रख लेते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो गाँव के लोग ही चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर का लोग नहीं आ रहा, बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल नहीं लग रहा है और यहाँ पे कोई मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल बहुत कम है, तो ये इंडस्ट्रीज गांव में सिचुएटेड रहती है। इन कॉटेज इंडस्ट्री द क्राफ्टमैन मैन्युफैक्चर द गुड्स अवेलेबल इन द लोकल एरियाज, फैमिली मेंबर्स आर engaged in making goods, the skill of production are passed from one generation to another, the goods purchased are usually consumed by the craftsman and his family member, capital and transport do not अफेक्ट कॉटेज इंडस्ट्री। और जो कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि पापा को मटका बनाता आता है तो उसके बेटे को भी मटके बनाते आता है और उसके बेटे को भी मटके बनाता आता है। तो हम लोग देखते हैं कि फैमिली टू फैमिली यहाँ पे क्या होता है, वो स्किल ट्रांसफर हो जाती है। और ये लोग, इनके पास ना ही कोई कैपिटल लगता है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा सा प्रोडक्शन करते हैं, आसपास में वही लोकल मार्केट में बेच देते हैं या फिर खुद के कंज्यूम के लिए रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन स्मोक स्टेक इंडस्ट्री, नेम द मेजर इंडस्ट्री विच केम अंडर इट एंड राइट डाउन द फीचर ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब इस क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन है ये देखो, साथ साथ में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहां पे आप लोग देखते चलो। जैसे ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन दिल्ली का 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया था, ये भी 2014। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन कब पूछा गया, ये 2016 में सीबीएसई ने पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिए, फॉरेन में 2016 में पूछा गया,
ठीक है, ये दिल्ली के 2014 वाले पेपर में पूछा गया। तो कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो आप यहाँ पे मेरे जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन किया है ताकि आपको ध्यान रहे कि सर ने वाकई में क्वेश्चन करवाए तो कहीं से लिए। कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, स्मोक स्टेक इंडस्ट्री। इसमें पहला सवाल ये रहा, दूसरा सवाल कौन सा है, दूसरा सवाल ये रहा यहां तक, और तीसरा सवाल यहां पे, मतलब एक सवाल में 3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये जरूरी है लॉन्ग आंसर 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है कि जहां पे हमें 2-3 क्वेश्चन को क्लब करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया हो। यहां पे वही हुआ। स्मोक स्टैक इंडस्ट्री कौन सी होती है कि जो कि बहुत ज्यादा धुआं निकालती है, जो कि कोल, आयरन ओर, हम जो इनको देखते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उन्हें हम कहते हैं स्मोक स्टैक इंडस्ट्री। स्मोक, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, जो बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो आती है स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज में। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, उन्होंने बताया गया है कि कुछ भी एग्जाम्पल देख लो। तो एग्जाम्पल में हम लोग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, मेटल स्मेल्टिंग, जो बड़ी बड़ी जो हैवी इंजीनियरिंग, आयरन स्टील, हम इन सबको स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज में ले सकते हैं। केमिकल, दवाई वगैरह, जो बड़े पैमाने पे जो इंडस्ट्रीज होती है जिनसे धुआं निकलता है, और आपको उनके कोई भी 2-1 नाम लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स के हमको क्या देखना है, फीचर्स बताना है। फीचर्स में आप लोग क्या बताओगे कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बाहर से आते हैं, फिर इस इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इस एरिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अब जो मजदूर वर्ग जो यहाँ पे रहता है उनके जो घर होते हैं वो इंफीरियर टाइप के होते हैं, वो बहुत पुअर कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत पॉल्यूशन वाला एरिया भी देखते हैं। और सपोज ये इंडस्ट्रीज बंद हो गई, जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जैसे कोई इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। क्लियर है। तो यहां पे आप लोग क्या करेंगे, यहां पे आप क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग, अब मान लो ये 3 क्वेश्चन है यहां पे और ये टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का हुआ, तो स्मोक स्टेक इंडस्ट्री को एक्सप्लेन कर दिया, यहां पे नेम कर दिया और इसके 3 फीचर लिख दिए, बस 3 लिखना, ज्यादा मत लिखना। अगर 3-4 क्वेश्चन मर्ज करके आए, अगर सिर्फ क्वेश्चन आया राइट डाउन द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो फिर 5 क्वेश्चन लिख देना, 5 पॉइंट लिख देना, सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन कब, 2014 का सवाल है। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बाय स्टेटिंग 4 पॉइंट, 4 पॉइंट्स के तहत आप इनको लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करो। अब हमारे पेपर में 4 पॉइंट वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो 5 पॉइंट का क्वेश्चन आएगा, या 3 पॉइंट का कोई क्वेश्चन आएगा, या 2 पॉइंट का कोई क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, या 3 नंबर का क्वेश्चन है, या 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2013 का है, ठीक। तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या लगता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल ज्यादा लगता है, रुपए लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज्यादा लगेंगे। वहीं अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में देखेंगे तो रुपए इतने नहीं लगेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में सारा काम मशीन से हो रहा है, यहाँ पे सारा काम इंसानों के द्वारा हो रहा है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन इतना वो नहीं करता। लार्ज स्केल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो या तो लोकल मार्केट में है, जो छोटा मोटा मार्केट है वहां। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमें स्पेशलाइज लेबर लगते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर काम करने के लिए हमें स्किल्स लगती है, और यहाँ पे हमें इतनी ज्यादा कोई स्किल्स नहीं लगती है। तो ये देखो पॉइंट मैंने बिना देखे ही आपको पॉइंट बता दिए हैं। तो ऐसे पॉइंट अब आपको भी ध्यान होने चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी का इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं कि आपको सारी चीजें अब बहुत आसानी से समझ में आने लग गई होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्वाटरनरी एक्टिविटी, क्वाटरनरी सर्विस। अब डिस्क्राइब क्वाटरनरी सर्विस, तो ये 2 मार्क्स का होगा तो आप उसके हिसाब से लिख लोगे, 3 का होगा तो 3 के हिसाब से लिखना, 5 का होगा तो 5 के हिसाब से लिखना। मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि क्वाटरनरी सर्विस क्या होती है। क्वाटरनरी सर्विस एजुकेशन और नॉलेज से रिलेटेड होती है। यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो नॉलेज और इन सब से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप MNCs में लोग देख रहे हैं, जो टीचर है, जो लॉयर है, जो CA है, ये सारे लोग क्या है, ये सारे लोग क्वाटरनरी सेक्टर में काम करते हैं। तो जो नॉलेज सेक्टर है, जहाँ पे
लेकिन एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर, जहां पे एजुकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है, वो आता है क्वाटरनरी सर्विसेज में। अब जो प्लम्बर हो गया, जो इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये आ गया ट्रेजरी सर्विसेज में। और क्यूनरी एक्टिविटीज में क्या आएगा, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकर है, जो कि इस देश की पॉलिसीज बना रहे हैं, जो कि पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि ऊपर से पॉलिसीज बना रहे हैं, वो आ गया क्यूनरी एक्टिविटी में। कोई कंपनी का सीईओ हो गया, वो आ गया क्यूनरी एक्टिविटी में। क्यूनरी एक्टिविटी हाईएस्ट पेड होती है यहाँ पे, बहुत यहाँ पे जो तनख्वाह होती है वो बहुत अच्छी मिलती है, बहुत रुपए मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पे इंप्लॉयड रहते हैं। वही क्वाटरनरी सर्विसेज में देखें तो बहुत ज्यादा लोग इंप्लॉयड रहते हैं। नॉलेज सेक्टर है, यहाँ पे जो सैलरी होती है वो ठीक ठाक होती है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। डिस्क्राइब क्वाटरनरी सर्विस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2018 में भी आया और 2014 में भी आया। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई कई बार क्वेश्चनों को रिपीट करता है। सीबीएसई को भी रिपीट करने की आदत है, इसलिए आपसे बार बार बोला जाता है कि पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर सारा सिलेबस कर लिया और पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कर लिए तो सब कुछ बन जाएगा, इसलिए आपसे ऐसा कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें देखना है कि सर्विस सेक्टर का क्या रोल है। सर्विस सेक्टर का देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, बिना सर्विसेज के आजकल कोई काम नहीं होना। ऑफिस जाना है, ऑटो वाला होगा, बस वाला होगा, हम उसमें जाएंगे, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा, हमने उसे रुपए दिए कि उसने बस से मुझे छोड़ा तो मैंने 10 रुपए उसे दे दिए और मैं वहां पे उतर गया, उसने सर्विसेज प्रोवाइड की। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और जो सर्विस सेक्टर है, ये कहीं ना कहीं, और जो प्राइमरी सेक्टर है, तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं भैया, मान लो यहाँ पे खेत में आपने कोई फसल लगाई, इस फसल को आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लेके जाना है, तो आप ट्रक में लेके जाओगे। ट्रक क्या है, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ट्रेजरी एक्टिविटी का पार्ट है। आपने यहाँ पे कोई सामान बनना है, मान लो आपने बहुत सारी दवाइयां बनाई है, अब इस दवाई को आपको मार्केट में लेके जाना है, फिर आपको ट्रक का प्रयोग करना होगा। ट्रक क्या है, ट्रक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी टर्जरी सेक्टर में, जैसे कि सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही टर्जरी एक्टिविटी या सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सामान बन रहे हैं, तो वही उस सामान की सेल्स भी तो करवानी होगी। अब जो लोग एमबीए में जो मार्केटिंग कर रहे हैं, एमबीए में जो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो क्या है, वो ये टारगेट कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स बना। तो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पीछे एक मैनेजमेंट काम कर रहा है, एक पूरा बैकएंड पे एक पूरा मैनेजमेंट काम कर रहा है। ये सारे लोग क्या हैं, ये सारे लोग सर्विस सेक्टर का ही तो पार्ट है। तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बेचना है, ये मैनेजमेंट का काम है। तो आप जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह देख रहे हो, जितनी भी आप एमएनसीज और फैक्ट्रीज वगैरह देख रहे हो, तो इनमें मैनेजमेंट यही है कि सेल्स का काम, इनके अकाउंट को मेंटेन करना तो सीए का काम। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में हमें एक बूम देखने को मिल रहा है। ये ऑल इंडिया 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मैंने आपको बता दिया, तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं वही आपको बता रहा हूं, मैं अब आंसर्स रीड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ एक आंसर जो मुझे लग रहा है कि कुछ आपको नया पर्सपेक्टिव देना है, तो वो मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। बाकी हम इतने पढ़ चुके हैं कि आपको भी अब सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लग गई होगी। नाउ राइट द मीनिंग ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड से आप क्या समझते हैं कि किसी एक कोने में बहुत अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वहीं दूसरी जगह नहीं है। यहां पे एक डिबेट है, रूरल वर्सेस अर्बन। शहर में हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वहीं गांव में नहीं है। गांव में से फोन बाहर ले लेके जाओ तब नेटवर्क कनेक्शन मिलता है, बात करो। आज भी ऐसी स्थिति है, ठीक है। वहीं अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहां पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड ऑल। ठीक है, डेवलप कंट्रीज। तो ये पूरी डिबेट है, डिजिटल डिवाइड मतलब हमारा जो देश है, हमारा जो विश्व है, वो इसके माध्यम से डिवाइडेड है। एक कोने में बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सबके पास बहुत बढ़िया है, बातचीत हो रही है, दूसरी जगह कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल डिवाइड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस विद सुटेबल एग्जांपल। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी बताओ। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है? जो कि एग्रीकल्चर वगैरह, जो कि डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, वो हो गई प्राइमरी एक्टिविटी जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। अब प्राइमरी एक्टिविटी में जब हमने वैल्यू एड ऑन कर दी तो वो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही कॉटन वाला एग्जाम्पल की कॉटन हमने खेत से लिया, उसको हमने फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने क्या किया? हमने वैल्यू ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया। सेकेंडरी एक्टिविटीज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी क्या है? सर्विस सेक्टर है। ये जो टर्शरी एक्टिविटी है और प्राइमरी और सेकेंडरी, ये तीनों एक्टिविटी एक दूसरे से सब इंटरलिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में आप उसे पे करते हैं। तो आप एग्जांपल बहुत भली भांति लिख लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो आपको बनेगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, इलैबोरेट द स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये सवाल देखो फिर से 2 बार आया, एक तो 2013 में पूछा और दूसरा 2017 में पूछा। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। सीबीएसई को क्वेश्चन रिपीट करने की आदत है, इसलिए कहा जाता है कि 10 साल के पेपर सॉल्व करो, और इसीलिए मैं आपको क्या करवा रहा हूं? इसीलिए मैं आपको 10 साल के पेपर सॉल्व करवा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आपको इलैबोरेट करना है कि जो सर्विसेज है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सर्विसेज को इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें सर्विसेज में आती है। आप स्कूल जा रहे हो, आपका टीचर पढ़ा रहे, टीचर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बदले में आप पे कर रहे हो, आप पे फीस के थ्रू कर रहे हो, और उसी फीस से स्कूल वाले टीचर्स को क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, हेल्थ सेक्टर, आप डॉक्टर के पास में जा रहे हो, डॉक्टर ने आपकी कंसल्टेंसी फीस ले ली 500 रुपए, तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने सर्विसेज प्रोवाइड की। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाले, वो क्या है? वो वही वाला लॉयर के पास में गए, लॉयर ने कोई एडवाइस दी, बदले में आपने उसे फीस दे दी। तो मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बैंकिंग सेक्टर में क्या है? यही सब कुछ है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स रिटेल and sale of goods to the people, under which various services such as education, health, welfare, leisure, recreation, business services are provided. टूरिज्म, घूमने जा रहे हो, होटल में रुके हो, होटल वाले को रुपए दे रहे हो क्योंकि उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की। क्लियर है? देयर हैज बीन अ रैपिड ग्रोथ इन सर्विस बेस्ड डेवलपमेंट, स्पेशली इन एडवांस इकोनॉमी। Recent years have shown constant shift of employment towards service sector in developed countries. Even developing countries में भी हम लोग देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है, क्योंकि नए नए ऑफिसेज बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, नई नई होटल इंडस्ट्रीज आ रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री आ रही है, तो इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर हमारे पूरे इकोनॉमी में क्या कर रहा है? पूरी इकोनॉमी को बूम कर रहा है। Now define tourism, write down any 2 factors that influence tourism. ठीक है, टूरिज्म क्या है? टूरिज्म एक ऐसे पर्पस है, टूरिज्म इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन अदर देन एनी बिजनेस सर्विसेज। आप सिर्फ घूमने फिरने गए हो, कोई काम नहीं है। बिजनेस मीटिंग को हम टूरिज्म में नहीं डालेंगे, आप सिर्फ घूमने फिरने गए हो, कोई दूसरा काम नहीं है। टूरिज्म इज अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेस। ठीक है, टूरिज्म क्या है? टूरिज्म वर्ल्ड की लार्जेस्ट टर्शरी सेक्टर में आ गया है, टूरिज्म वर्ल्ड की लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी में आ गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं। अब टूरिज्म कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंडेंट है? डिमांड पे और ट्रांसपोर्ट पे। हॉलीडेज वगैरह में हम लोग देखते हैं कि टूरिज्म ज्यादा बढ़ता है, टूरिस्ट लोग घूमने ज्यादा जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, लोग वहां जाते हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो, जहां पे रोड्स अच्छे हो, जहां पे फ्लाइट कनेक्टिविटी हो, जहां पे ट्रेन की कनेक्टिविटी सही हो, जहां पे कार बहुत अच्छे से जा सके। तो ट्रांसपोर्ट और डिमांड। अब डिमांड भी क्या है? डिमांड भी भैया हर जगह की अलग अलग होती है। मतलब हम लोग देखिए कि साउथ इंडिया में जाएंगे तो ठंड के टाइम पे लोग वहां ज्यादा जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में हम लोग देखते हैं कि लोग थोड़ा सा फरवरी, मार्च, अप्रैल के टाइम पे ज्यादा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड उस हिसाब से रहती है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कब आया था? 2017 का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by the term wholesale trading? wholesale trading, retail trading बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। wholesale trading क्या है? ये लोग बल्क में गुड्स खरीद लेते हैं। किससे खरीद लेते हैं? मैन्युफैक्चरर से। और wholesaler क्या करते हैं? इन गुड्स को छोटे छोटे रिटेलर्स को दे देते हैं और हम लोग जाके रिटेलर से खरीदते हैं। रिटेलर कौन है? जो आपकी कॉलोनी में जो दुकान वाला जो आपको दिख रहा है वो क्या है? वो है रिटेलर। क्लियर है? समझ में आ गया? होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदेगा, बल्क में खरीदेगा और फिर आगे छोटे छोटे रिटेलर्स को गुड्स सप्लाई कर देगा।
क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर। ठीक है, रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर में डिस्टिंग्विश करो, मतलब गांव का बाजार और शहर के बाजार में डिस्टिंग्विश करो। अब हम देखते हैं कि रूरल मार्केटिंग सेंटर में जो बेसिक सब्जी वब्जी, जलेबी, इमरती, थोड़े बहुत बच्चों के खिलौने, यही सामान मिलते हैं। लेकिन अर्बन मार्केटिंग सेंटर में क्या है, आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे, बड़ी बड़ी ब्रांड्स देखोगे, आप एक ही जगह सारी चीजें देख लोगे, बिग बाजार देखोगे और तमाम तरीके की आप लोग बहुत सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपको ये कुछ चीजें गांव में बाजार में देखने को मिलेगी क्या? जी नहीं। जो अर्बन मार्केट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, मॉल्स वगैरह। ठीक है, रूरल मार्केट्स परमानेंट भी होते हैं और टेम्पररी। गांव में क्या होता है, आज मंगलवार बाजार है, आज बुधवार बाजार है, मंडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, इस तरीके से चीज होती है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड गुड्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ज्यादा स्पेशलाइज्ड गुड्स नहीं होते और यहाँ पे जो छोटी मोटी जो बेसिक नीड्स होती है वही मिलती है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोकल सभी तरीके के हमें गुड्स देखने को मिलते हैं। अब मैं इतना बोल दूं कि शहर के बाजार को और गांव के बाजार में डिफरेंशिएट करो, तो आई थिंक इतना आप लोग कर पाएंगे। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ हैज द मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम कन्वर्टेड द होल वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा हॉट्स टाइप क्वेश्चन है। हॉट्स टाइप मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम ने पूरे इस वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज में बना दिया। कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरनेट का जब से इवोल्यूशन हुआ है, अब इंसान अमेरिका में हो या इंडिया में हो, मस्त इंस्टाग्राम चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, सारी चीजें मस्त, ट्विटर पे किसी के ट्वीट पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मजे मार रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है उसने एक तरीके से सब कुछ सही कर दिया। अगर आप देखो कि कुछ भी अमेरिका में कोई भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या कहीं पे भी कोई भी क्राइसिस आई हो तो आपको पता हो, कहीं पे कुछ युद्ध चल रहा हो तो आपको पता चल जाता है। सब कुछ हमें घर बैठे बैठे ईमेल्स के जरिए आप लोग कंपनी से संपर्क कर सकते हो, लिंक्डइन के माध्यम से कर सकते हो। तो तमाम तरीके की आप बस सोचो कि कैसे ये जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे ईमेल हो, जूम हो, गूगल मीट हो, व्हाट्सएप, आप न्यूज चैनल जो देख रहे हो, हमें अमेरिका, यूएस, रशिया, यूक्रेन, चाइना, सबकी न्यूज मिल रही है घर बैठे बैठे। तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहां क्या हो रहा है, मतलब ये जो मन में डर ही नहीं है, हमें सारी चीजें पता होती है कि पूरे विश्व में कैसे चल रही है। और ये जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है इसने क्या किया है, इसने पूरे वर्ल्ड को एक कर दिया है। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, नेटफ्लिक्स ही देख लो ना, नेटफ्लिक्स देखो, अमेजॉन प्राइम देखो, तो वहां पे आप मस्त सीरीज वगैरह देख रहे होते हो। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन एनी 4 एरियाज ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। जो 4 एरियाज है ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड वो बताना है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइमेट, लैंडस्केप। लोग क्लाइमेट को देख के जाते, किसी को पहाड़ वाले मौसम में, क्या मौसम है हम उस मौसम में जाएंगे। लैंडस्केप, किसी को खूबसूरत नजारे देखने पसंद है, झरने, ठीक है, नदियां, पहाड़, वो पक्षियों की आवाज जो आप लोग देखते हो वो। किसी को हिस्ट्री और आर्ट, हिस्टोरिकल साइट्स और वहां जाना पसंद है। तो कुछ लोगों को कल्चर एंड इकोनॉमी, मतलब वहां का कल्चर क्या है, इकोनॉमी क्या है। तो ये जो 4 फैक्टर है, ये 4 फैक्टर कहीं ना कहीं हमारे इस टूरिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्लियर है? ये वाले फैक्टर्स में मैं ज्यादा क्यों नहीं गया, 4 जो टूरिस्ट अट्रैक्शन, इसमें ज्यादा क्यों नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइमेट, किसी को भैया जाना है गर्मी में, पहाड़ में चले गए, कश्मीर वश्मीर घूम के आ गए, और यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यूरोप में चले गए। ठीक है, लैंडस्केप, किसी को बीचेस वगैरह, अब लैंडस्केप में भी सिर्फ वो नहीं होता है कि सिर्फ पहाड़ी देखना है, किसी को गोवा जाके बीच देखना पसंद है। ठीक है, तो ये हर इंसान का अलग अलग वैरी करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, elucidate the statement in a well managed transport system various modes complement each other. How the principal modes of world transportation complementary to one another, explain with example. ये सवाल क्या है, ये सवाल 2017 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है आप समझो, ये इंडिया है, ठीक है, यहां से अगर हमें यहाँ पे पोर्ट से हमें सामान बाहर भेजना है तो मुंबई में तो सामान नहीं बनेगा, वो सामान यहाँ कहीं से बना है, उड़ीसा के गांव से यहाँ पे कैसे आया, ये आ गया रोड के माध्यम से, और यहां वो चले गया शिप के माध्यम से। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, किया ना कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे पोर्ट पे आने के बाद ऐसा तो नहीं कि पोर्ट पे आने के बाद अब मार्केट में कैसे जाएगा, ट्रेन के माध्यम से जा रहा है यहाँ पे दूसरी कंट्री में। तो हम कैसे देख रहे हैं कि सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली गए हो या जो भी बच्चे दिल्ली के, दिल्ली के हैं, वो लोग ये देखेंगे कि जो मेट्रो स्टेशन होते हैं उसके बाहर बहुत सारे ऑटोज होते हैं, ई रिक्शाज होते हैं, तो वो मेट्रो को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके घर से मेट्रो स्टेशन तक आप कैसे जाओगे, उस ऑटो में जाओगे ना,
ठीक, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे उतरे हो, एयरपोर्ट से घर, ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट से उतरते ही घर आ जाएगा, एयरपोर्ट से आपके घर जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे? गाड़ी से जाओगे, ऑटो से जाओगे, रिक्शा से जाओगे, साइकिल से जाओगे। सेम विद द केस ऑफ रेलवे स्टेशन, ट्रेन में उतरे हो तो रेलवे स्टेशन के बाद में कहीं ना कहीं तो जाओगे ना, वहीं तो प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बैठे रहोगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं, एयर ट्रांसपोर्ट हो कुछ भी हो। ठीक है, समझ में आ गया, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशनिक रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा है? एटलांटिक ओशन। नॉर्थ एटलांटिक रूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, इधर वेस्ट से यूरोप, इधर ईस्ट से यूएसए वगैरह, और इधर वेस्ट से यूरोप वगैरह। ठीक है, तो ये जो ओशन है ये बहुत ज्यादा बिजिएस्ट है, यहां से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। इस रूट को हम लोग क्या कहते हैं? बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। इस रूट को क्या कहा जाता है? बिग ट्रंक रूट कहा जाता है। सवाल 2014। Now in which countries are the motorways are called autobahns? जर्मनी में कहते हैं, एक मार्क्स का शब्द था। ठीक है, तो ये आ गया जर्मनी। Now write down the 6 advantage of the oceanic transport। आप एडवांटेज आप लिख लोगे, मुझे 6 बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। ओशनिक में क्या है? चीप होगा फटाफट। ठीक है, अगर फॉरेन ट्रेड वगैरह होगा तो ओशन से ज्यादा सही रहेगा। प्लेन के मुकाबले सामान भेजेंगे जल्दी तो पहुंचेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। ओशन में समय जरूर लगेगा, लेकिन क्या होगा? रुपए कम लगेंगे। इको फ्रेंडली ज्यादा होगा कंपेरेबल टू एयरवेज। It offers a free highway transferable in all direction, though its initial cost is much higher for providing ports and ships. The oceanic route do not require any maintenance. अब यहाँ पे वही कि इनिशियल कॉस्ट तो अगर आपको पोर्ट्स बनाना है और शिप्स लेना है तो इनिशियल कॉस्ट तो बिल्कुल जरूर हाई आएगी, लेकिन पोर्ट्स बने बाद और शिप होने के बाद आपको कोई ज्यादा कोई मेंटेनेंस वाली जरूरत है नहीं। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कि हमें समुद्र में कोई रोड थोड़ी ना बनानी है, कहीं भी चले जाए शिप्स, डायरेक्शन मिलते रहते कि इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में मत जाओ। और यहाँ पे हम शिप्स के द्वारा हम बहुत सारे सामान भेज सकते हैं। अगर हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह भी भेजना है तो आजकल रेफ्रिजरेटर वगैरह आ गए, बहुत ज़्यादा जगह होती है, उस फ्रिज में रख के हमने सामान कहीं भी भेज दिया। क्लियर है, तो ये एडवांटेज आप लोग यहाँ पे लिख लोगे, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टर्म हाईवे। Describe the importance of highway by giving 3 examples from different parts of world. Highway क्या है? Highway metal roads है which connect distant places. These roads are made in such way that vehicle can play in an unobstructed manner. आप इंडिया का ही देखो कितने पक्के रोड होते हैं और इतनी तेज गाड़ियां चलती है, मतलब ऐसा लगता नहीं। वो तो ये है कि कभी कोई कुत्ता वगैरह कोई बीच में जाता तो वो, नहीं तो ट्रक हो, कार हो, इतनी स्पीड से वहां गाड़ियां दौड़ती है। तो मेटल रोड होते हैं, पक्के रोड होते हैं और गाड़ियां हाईवे पे बहुत तेजी से दौड़ती है। इंडिया का ही नहीं, कहीं पे भी आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाओ, जहां हाईवे, हर देश के हाईवे में गाड़ियां बहुत स्पीड से दौड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स बने रहते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक होता है। ये रोड बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, ये रोड क्या होते हैं? बहुत चौड़े होते हैं। हमारे यहाँ जो हम कॉलोनी के रोड देखते हैं वो कितने सकड़े होते हैं, लेकिन ये रोड बहुत ज्यादा चौड़े हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे यूरोप, अमेरिका, यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। लाइक इन यूरोप एवरी सिटी एंड पोर्ट इज लिंक्ड थ्रू हाईवेज फैसिलिटेटिंग फास्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल कैरिंग गुड्स एंड पीपल ऑन दीज रोड्स। यूरोप में हम लोग देख रहे हैं कि हर शहर और जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है उसको हाईवे से कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया है। इन नॉर्थ अमेरिका हाईवे लिंक सिटीज लोकेटेड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट एज वेल एज टाउन्स इन कनाडा एंड मैक्सिको। दस दीज रोड्स रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज अमेरिका में और इंडिया में जो नेशनल हाईवे 7 है, ये लॉन्गेस्ट हाईवे इन द कंट्रीज। इट इज लिंक्ड विद वाराणसी, उत्तर प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी, दैट इज तमिलनाडु। नेशनल हाईवे 7 ये बड़ा है तो ये कितने सारे स्टेट्स को जोड़ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट? राइट डाउन द मेन फीचर ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। रेल ट्रांसपोर्ट के आपको मेन एडवांटेज पता है, चीप होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। यहाँ पे लोग भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, साथ ही साथ अगर हमें गुड्स भी पहुंचाने हो तो वो भी हम बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, गुड्स भी ज्यादा उसमें महंगा नहीं होता है। और अगर हम लोग ट्रेन को, अगर हाई टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन हो गई, लाइक जापान वगैरह में देखोगे तो वहां तो ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज होती है। यहाँ पे वर्ल्ड के एंगल से पूछा ना तो आप ऐसे बता सकते हो। और साथ ही साथ में ट्रेन में और क्या लिख सकते हो कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोशल, हमें अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, सबकी अलग अलग उनके सोशल स्टेटा होते हैं, सारे लोग साथ में आते, तो वो वाली बात हो जाती है ना कि अलग अलग कल्चर का मेल होता है ट्रेन में। तो एक पॉइंट यहाँ पे वो जाके लिख देना।
ट्रेन रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स ये लेके जाती है, पैसेंजर्स को लेके जाती है, चीपेस्ट मोड होता है। ये 4 पॉइंट आपने लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज के हमें क्या करना है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का हमें वो लिखना है। तो ये रशिया का है, ये रशिया को यहां से हम लोग अगर देखें तो ईस्ट से यहाँ पे वेस्ट पे लेके जाती है, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग पे जोड़ती है। अब सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे रशिया में इस एंड पॉइंट पे है और इस सेंट पीटर्सबर्ग से इसको हम यूरोप से यहाँ से कनेक्टिविटी मिल सकती है। और ये जो रेलवे है ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ नीचे से यहाँ पे एशियन कंट्रीज जो है इनकी कनेक्टिविटी है। तो ये जो ट्रेन रूट है ये बहुत लंबा है, करीब 9000 किलोमीटर लंबा है। ये पूरे रशिया में फैला है। सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ पे सामान हम लोग यूरोप में पहुंचा सकते हैं, नीचे से एशिया में कनेक्टिविटी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स जो यूरोप वगैरह एशिया से ट्रेड होता है। तो ये वाले पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज सैटेलाइट कम्युनिकेशन ब्रॉट अ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद 3 सुटेबल एग्जांपल। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कैसे उठाए हैं कि पेपर देखा, पेपर में से क्वेश्चन लिया, इंपॉर्टेंट लगा, जो एक्सपीरियंस है कि हाँ कि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फंस सकता है, तो वो क्वेश्चन उठाया। अब यहाँ पे ये जो 3 सुटेबल एग्जाम्पल है, ये पेपर में 2 सुटेबल एग्जाम्पल आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे फोकस करो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ने कैसे रिवॉल्यूशनरी चेंज लेके आए हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिखोगे कि वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है, आप जो टेलीविजन वगैरह पे देख रहे हो वो पता चल जाता है। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जो आप टेलीविजन वगैरह हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करना, हमारी बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, बॉर्डर्स पे नजर बनाए रखना। आपने न्यूज में देखा होगा कि चाइना और भारत की सेना दोनों आमने सामने, कैसे पता चला न्यूज रिपोर्टर को, सैटेलाइट के माध्यम से पता चला, सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से पता चला। तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट। सैटेलाइट ने सब कुछ बदल दिया है, हमारे जो आप न्यूज टीवी वगैरह पे आप सब कुछ देख रहे हो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की देन है। बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, इस गांव को खाली करवाओ, यहाँ पे इतनी तेज बाढ़ आएगी, सैटेलाइट की देन है। किसकी बॉर्डर पे क्या हो रहा है, सैटेलाइट की देन है। ओशंस में क्या हो रहा है, क्या सब हमें पता चल रहा है, सैटेलाइट की देन है। तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ भी लिख देंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ रेलवे, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेलवे। अब रेलवे के एडवांटेजेस तो मैंने अभी आपको बताया, रेलवे के बहुत सारे एडवांटेजेस है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, रिलीफ एंड इकोनॉमी, ठीक है। रिलीफ में इट इज एन ईजियर एंड चीपर टू कंस्ट्रक्ट रेलवे इज एन आइसोट्रॉपिक प्लेन्स areas than in mountains and hilly areas. It is difficult and costly to construct large number of bridges and tunnels in hilly areas. There are sharp bends in hill areas which are not suited. अब रेलवेज वहां हमें ज्यादा देखने को मिलती है जहां पे प्लेन एरिया हो, माउंटेन एरिया में भी देखने को मिलती है, लेकिन प्लेन एरिया के मुकाबले वहां पे पटरियां कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी, क्योंकि पहाड़ को काटना, ब्रिज बनाना, ट्रेनों को ऐसे चलाना काफी मुश्किल काम होता है। तो प्लेन एरियाज में हम देखते हैं कि रेलवेज के ट्रैक हमें प्लेन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। देन इकोनॉमिक, रेलवे डेवलप इन दोज रीजन एरियाज कंट्रीज वेयर इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंडस्ट्री, ट्रेड, अर्बनाइजेशन एंड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आर फेवरेबल। इकोनॉमिक्स को देख के ट्रेन उस रूट से ज्यादा गुजरती है जहां पे ये ट्रेडिंग सेंटर आ गया, यहां से बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे, यहां से बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे। धर्म पुण्य का काम नहीं है ना, यहां पे वो समय गया। अब सब कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के उस पे होता है कि एक ट्रेन भी चल रही तो प्रॉफिट में चलनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मिनरल्स एंड राइट डाउन इट सिग्निफिकेंस। मिनरल्स क्या होते हैं और उसके सिग्निफिकेंस बताओ। तो मिनरल्स नेचुरल अकरेंस होते हैं, ठीक है, उनकी अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। नेचुरल भी होते हैं, अननेचुरल भी होते हैं, उनकी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है। हर मिनरल, कुछ मिनरल्स कड़क होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ मिनरल दिखने में सफेद होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, तो उनकी अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। मिनरल्स के क्या सिग्निफिकेंस है, ये रॉ मटेरियल का काम करती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। जिस कंट्री के पास अच्छे खासे मिनरल वो अच्छी खासी डेवलप भी होती है, क्योंकि हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल का काम करते हैं। ये वाली भी चीज समझ में आई। और हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में मिनरल्स को मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट कुछ इस तरीके से आप लिख देंगे। नाउ स्टेट एनी 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन पे आप कुछ 3 पॉइंट्स लिखिए। तो कौन से, कोई भी 3 पॉइंट लिख दो भैया। 3 पॉइंट में ऐसा लिख दो कि हमें मिनरल्स को
जो मिनरल्स कम है, हमें ऐसा पता है कि ये मिनरल्स हमारे देश में कम है, तो हमें उसका अल्टरनेटिव निकाल लेना चाहिए और उसके अल्टरनेटिव वाला यूज करना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स एक बार खत्म हो गए तो उनको सालों साल लग जाते हैं हमें नए मिनरल्स मिलने में। तो एक तो पहले उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए, फिर हमें ये देखना है कि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए ताकि जब हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें तो मिनरल्स वेस्ट ना हो, एक वो पॉइंट लिख सकते हो। फिर यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें ये करना चाहिए कि कुछ मिनरल्स को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, तो रिसाइकल वाला पार्ट भी अपनाना चाहिए। तो आपकी बुक में कुछ 5-6 पॉइंट है, उसमें से वो 5-6 पॉइंट याद करना, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और मिनरल्स का कंजर्वेशन क्या है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर से ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mineral distribution in India is mainly confined in 3 major belts of peninsular plateaus. Support this statement with suitable example of minerals from each belt. अब मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया में जो मिनरल्स है वो 3 बेल्ट में बटे हुए हैं, ठीक है। एक बेल्ट कौन सा है, एक बेल्ट हम लोग यहां पे देख रहे हैं, दूसरा बेल्ट हम यहां पे देखते हैं, और तीसरा बेल्ट हम, मैप ही चले गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक बेल्ट हमें यहां पे देखने को मिला, दूसरा बेल्ट हमें कुछ यहां पे ऐसे देखने को मिला, और तीसरा बेल्ट ये राजस्थान गुजरात वाला। ये 3 बेल्ट में हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। यहां पे कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं, कोल, आयरन और वो सारी चीजें लिखनी। यहां पे कौन से देखने को मिलते हैं, यहां पे कौन से देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बेल्ट वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं आपको करवा रहा था हर चैप्टर के, तब भी मैंने आपको ये वाली चीज करवाई थी। समझ में आ गया, क्लियर है ना। नाउ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये वाला प्लेट्यू हो गया। यहाँ पे क्या है, थोरियम और आयरन और माइका, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है, आयरन और स्टील वाला प्लांट। फिर साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, ये वाला रीजन है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है, मैंगनीज देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें अरावली रेंज में क्या मिलता है, लाइमस्टोन वगैरह देखने को मिलता है। राजस्थान में लाइमस्टोन देखने को मिल गया हमें, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें हमें वहां देखने को मिल गई। मैप वर्क नहीं देखा हो तो मैप वर्क का वीडियो ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स पर अपलोडेड है, मैप वर्क देख लेना, मैप वर्क अच्छे से पढ़ लेना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What are the benefits of integrated tribal development project in Burma tribal region? फुल फॉर्म याद हो गया है ना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। क्या है, प्रोजेक्ट है कि प्रोग्राम है, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ही है। द सोशल बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्या क्या हुए बरमौर रीजन में जब सरकार ने इंटरवीन किया, तो वहां पे हमने देखा कि लिटरेसी रेट बढ़ी, जो 1.88% थी या 2% के समथिंग थी, वो 2011 में 65% बढ़ गई। जो गर्ल एजुकेशन है वो बढ़ी। यहाँ पे हमने देखा गर्ल, जो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी, अर्ली एज मैरिज ऑफ गर्ल, वो हमें कम वो कम हो गई। फिर यहाँ पे हमने देखा जो गदीज, जो यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती थी बरमौर रीजन में, वो पहले क्या पास्चर्स लैंड पे वही वाला काम करती थी, अब वो लोग कमर्शियल फार्मिंग भी करने लगे। तो यहाँ पे जितने भी फायदे हुए हैं, आपको यहाँ पे ये लिखना है कि जितने भी फायदे हुए हैं ना, यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जो हिमाचल प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ने मिलकर किया है, ये बरमौर रीजन में जहाँ पे गदीज कम्युनिटी रहती है वो पहले कैसी रहती थी, और गवर्नमेंट के इंटरवीन करने के बाद में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। यहां पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहां कहां कोलकाता, चेन्नई एंड कोलकाता। आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोस बनाते बनाते 4 दिन तक दिमाग मेरा भी काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है। दिल्ली, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन समझ जाना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, वापस दिल्ली, ये क्वाड्रिलेटरल शेप में बन गया। मैप वर्क में भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप वर्क में ध्यान कर लेना। सदर्न मोस्ट सिटी कौन सी है, नॉर्दर्न मोस्ट सिटीज कौन सी है, वेस्टर्न सिटी, ईस्टर्न सिटी, इसको ध्यान कर लेना। ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को कनेक्ट कर रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। इसका अगर क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम बना देना, अच्छे नंबर मिलेंगे, डायग्राम जरूर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल प्लानिंग। हम किसी पर्टिकुलर रीजन को लेके हम देख रहे हैं कि हमने देखा कि
एक पर्टिकुलर रीजन, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो भोपाल है, भोपाल अच्छे से डेवलप नहीं है, और वहीं पास में इंदौर डेवलप है, भोपाल के आसपास के जितना भी एरिया है वो बहुत अच्छे से डेवलप है। तो यहाँ गवर्नमेंट इसके लिए प्लान बनाएगी, गवर्नमेंट देखेगी कि दूसरे रीजन के मुकाबले ये रीजन बहुत पीछे है, तो इस रीजन का हमें प्लान बनाना चाहिए ताकि ये रीजन भी डेवलप हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रीजनल प्लानिंग। ये क्या हुई, ये हो गई यहाँ पे रीजनल प्लानिंग। क्लियर, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस फॉर प्लानिंग फॉर ड्रॉट प्रोन एरिया। ड्रॉट प्रोन एरिया में प्लानिंग की क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये, अगर आप लोग प्लानिंग करोगे, ड्रॉट प्रोन एरिया मतलब सूखा, अब वहां पे सरकार प्लान करेगी तो क्या प्लान करेगी, पानी को लेके आने को ही प्लान करेगी ना। अब पानी को लेके आने के लिए और उस एरिया को डेवलप करने के लिए सबसे पहले लोगों को क्या मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट इंप्रूव हो जाएगी, तो इरिगेशन फैसिलिटी भी इंप्रूव हो गई, इंप्लॉयमेंट मिल गया, रोड्स बन जाएंगे, यहाँ पे अच्छे रोड्स बन जाएंगे। तो ऐसे आप बहुत सारे सिग्निफिकेंस लिखेंगे जहां पे सूखा है और वहां पे प्लान करने से बहुत जहां पे प्लान करने से बहुत सारी चीजें बदली है। और जब ये इतना डेवलपमेंट होगा तो वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीजों में डेवलपमेंट होगा। एक जगह एक बार डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है तो दूसरे सेक्टर्स में भी धीरे 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 डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the major strategies for drought prone area program? कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की? 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं ईयर नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये ईयर दिख रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी मेजर स्ट्रेटेजीज है? तो गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई कि भैया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक तो कुछ कैनाल्स वगैरह बनाएंगे, कुछ कुएं वगैरह बनाएंगे, साथ ही साथ में हम लोग सॉइल कंजर्वेशन, लैंड डेवलपमेंट, पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने का तो है ना, जहां चाहो वहां लिख देना, एक पॉइंट ही बढ़ेगा। थोड़ा सा लॉजिक से खेलो, थोड़ा सा दिमाग से खेलो, तो यहाँ पे आप कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज तो आपको करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने टैंक बना दिया, ठीक है, आप गवर्नमेंट ने और सॉइल को मेंटेन करने के लिए साइंटिफिक गवर्नमेंट ने नई नई टेक्नोलॉजी लेके आई, एक नई नई टेक्नोलॉजी जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, साथ में पेड़ लगाना। ये 2-3 पॉइंट एवरग्रीन है, जहां भी पॉइंट की कमी पड़े इन पॉइंट को आप लोग वहां पे मेंशन कर सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर है। एफॉरेस्टेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, कुछ ऐसी क्रॉप्स लगाने की गवर्नमेंट ने सोचा जिसमें पानी कम लगता हो और किसान को रुपए भी अच्छा मिले। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, फोकस ऑन द जो छोटे छोटे फार्मर्स है, सरकार ने वहां पे भी फोकस किया, तो वो वाली चीज भी आप यहाँ पे लिख दोगे। समझ में आ गया। तो इसके मैं डिटेल में आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, ये सारी चीजें आपको बता ही दी है। नाउ डिस्क्राइब द 5 मेन फीचर ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया में क्या है, ये जो पंजाब से लेके राजस्थान तक के कैनाल बनाया गया है, आर्टिफिशियल कैनाल बनाया गया है। पंजाब के हरी के बैरेज से पानी डैम से लेके वहां तक राजस्थान में लेके गया। क्यों? क्योंकि राजस्थान में पानी की विशेष कमी थी, वहां लोगों के पास पानी नहीं था, इकोनॉमी वहां पे सही से नहीं चल रही थी, पीने का भी पानी नहीं था, तो कैनाल के जरिए पानी पहुंचा, एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वहां की इकोनॉमी अच्छी खासी डेवलप होने लगी। समझ में आ गया। फिर इस कैनाल में कौन कौन सा है, एक तो इसमें कौन सा है, लिफ्ट सिस्टम है, एक लिफ्ट सिस्टम है और फ्लो सिस्टम के थ्रू पानी पहुंचाया गया है, ये भी मैंने आपको बताया। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंट्स को आपको रिपीट करना है, उन पॉइंट्स को आपको लिखना है कि लिफ्ट सिस्टम है, ये सिस्टम है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये फॉरेस्टेशन और दूसरे काम भी करने शुरू किए। फिर ये एक मैनमेड है, ये इंडिया का लार्जेस्ट कैनाल है। ये तमाम चीजें करके आप इसमें अच्छा सा एक पॉइंट लिख लोगे, लिख लोगे ना? ठीक है, लिख लेना यार। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड इंक्रीज द नेट सोन एरिया, डबल क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, अब बाद में फिर ये सारी चीजें लिखोगे कि क्रॉप का एरिया डबल कर दिया गया। पहले हम लोग देखते थे कि बहुत कम वहां खेती होती थी, लेकिन अब वहां पे कैश क्रॉप्स वगैरह, कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह वहां पे लगने लग गई है। कमर्शियल क्रॉप से क्या हो रहा था, किसानों को अच्छा फायदा मिला, पानी आया तो जो पहले वहां ज्वार बाजरा लग रहा था उससे हटके हम वो क्रॉप्स लगाने लग गए कि जो कि एक्सपोर्ट हो, तो वहां के किसानों को भी फायदा मिलने लग गया। समझ में आ गया। Now what are the tribal sub plan strategy to attain its objective? ट्राइबल सब प्लान स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे, ये है कि डेवलपमेंट, उनकी इकोनॉमी जहाँ पे ट्राइबल एरियाज रह रहे हैं उनकी इकोनॉमी को डेवलप करना, उनके एग्रीकल्चर को डेवलप करना, उनको मेन इस कम्युनिटी से जोड़ना, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना, हेल्थ एजुकेशन पे फोकस करना, उनकी लिटरेसी रेट बढ़ाना,
किसी भी इंसान का डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमी और वो तमाम चीज़ें आप लोग वहाँ पे इस तरीके से कुछ यहाँ लिख दोगे। अच्छी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी, मॉडर्न एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स उन्हें शिफ्ट करना ताकि उन्हें अच्छा पैसा भी मिले। फिर उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स वगैरह लाना। यहाँ पे आप गद्दीज का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे गद्दीज के बारे में पूछा नहीं, लेकिन ट्राइबल सप्लाई स्ट्रेटेजी पूछा है। तो हमने हिमाचल प्रदेश के बरमौर रीजन में गद्दीज में गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके क्या किया, तो वो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करके एक पॉइंट एक पैरा उसका लिख देना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। समझ में आ गया? ये 2017 का क्वेश्चन है। Now discuss the advantage and disadvantage of pipeline transportation. Pipeline transportation के advantage disadvantage बता सकते हैं कि यहाँ पे एक बार की तो कॉस्ट लगती है लेकिन बाद में कोई कॉस्ट नहीं है। नेचुरल गैसेस वगैरह कैसे भी चली जाएगी, लिक्विड वगैरह। ओपन टू एनी टेरेन, यहाँ पे ऐसा नहीं, हम किसी भी जगह पाइपलाइन बिछा सकते हैं, कैसा भी टेरेन हो, प्लेन हो, थोड़ा सा हिली हो, प्लेटी हो, हम वहाँ पे वो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस बच गए, पाइपलाइंस के थ्रू हम लोग गैस वगैरह पहुंचा रहे हैं, तो ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज क्या हो गया? डिसएडवांटेज में ये हो गया कि लीकेज का अगर कहीं डिटेक्शन हो रहा है, अब इतनी बड़ी पाइपलाइन है, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की पाइपलाइन है, अब कहीं लीकेज है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। कई बार अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है, हम कब तक देखेंगे, तो ये हो गया। इसमें क्या है? कैपेसिटी वंस लेट कैन नॉट बी रेज्ड और डिक्लाइन, सिक्योरिटी इज डिफिकल्ट हेंस बैडली अफेक्टेड बाय इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट। इनकी सिक्योरिटी वगैरह, एक बार पाइपलाइन लगा दी, बाद में टूट फूट गई, क्या हो गया, तो अच्छे खासे रुपए भी लग गए। तो ये आप कुछ इसमें डिसएडवांटेज लिख सकते हो। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन बाय स्टेटिंग 3 पॉइंट्स। मास कम्युनिकेशन जिसमें हम बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हम एक साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग लिख दोगे, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन इज हैंडल्ड बाय कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टग्राफ एंड टेलीग्राफ। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, फिर मैं बता दूंगा। Email, e-commerce, e-governance provide access to information all over the world. The messages, information passed by it's confined to few people and kept secret. पर्सनल मतलब दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या है कि आप जो टीवी में कुछ भी देख रहे हो, पॉलिटिकल, ऑडियो विजुअल, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये मास कम्युनिकेशन हो गया। अब मैं पर्सनली किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हूँ, ये पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। समझ में आ रहा है? ईमेल पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, समझ में गए ना। नाउ डिस्क्राइब द 5 मेन फीचर ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के बारे में कोई भी 5 फीचर्स बताओ। तो सबसे पहले लिख दो कि इलाहाबाद से नैनी पहली फ्लाइट उड़ी थी, वो आप लोग बता दोगे। फिर एयर ट्रांसपोर्ट हमने देखा आजादी के बाद में बढ़ा, फिर ये पहले एक समय पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में चले गया, फिर प्राइवेटाइजेशन हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोग आज एयर ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? महंगा है लेकिन जल्दी पहुंचा देता है। सारी चीजें लिख दी आपने। हम लोग इससे गुड्स भी भेज सकते हैं, ये तमाम चीजें। और डे बाय डे एयरपोर्ट बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ के एयरपोर्ट संभाल रही है। तमाम तरीके के पॉइंट जो भी मैंने अभी तक आपको बताया चले, कुछ भी 5 फीचर्स आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन इंडिया, सपोर्ट दी स्टेटमेंट। इंडिया में सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क है। आप लोग बता दोगे कि इंडिया में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रूरल रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड्स में डिवाइडेड है, क्योंकि बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है। जो नेशनल हाईवेज हैं वो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है, जो स्टेट हाईवे है जो मेजर स्टेट्स की प्लेसेस हैं उनको कनेक्टेड है। बॉर्डर रोड्स के बारे में बता दोगे, ठीक है। इनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, यहाँ पे आर्मीज वाले को कभी भी युद्ध के दौरान जाना पड़े, वो सारी चीजें बता सकते हो। रोड्स इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे रोड्स होंगे, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, टूरिस्ट प्लेसेस बढ़ेंगे, तो रोड्स इकोनॉमी के लिए कैसे, रोड्स इंडिया के लिए कैसे डेवलपमेंट का काम कर सकती है, आप ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे से लिख दोगे। फिर रोड्स के लिए प्लान बनाया गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बता दोगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे को संभालती है। नेशनल हाईवे 2% है, स्टेट हाईवे 4% है, बचे हुए ये दोनों हैं, ठीक है। 14% डिस्ट्रिक्ट है और बचे हुए वो रूरल रोड्स है, लिख दोगे ना। Waterways is an important mode of transport for both passenger and cargo traffic in India. Justify the statement. Waterways दोनों के लिए जरूरी है। इसमें आप थोड़ा सा इनलैंड और ओशनिक रूट जोनों को एक्सप्लेन कर दोगे। इनलैंड आप बोलोगे कि इतना डेवलप नहीं है, रेलवे और रोड्स के कारण मात खा गया, लेकिन इनलैंड पे गवर्नमेंट काम कर रही है, इनलैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस पर काम कर रही है। सस्ता पड़ता है वाटरवेज, इको फ्रेंडली होता है। हमारा 95% जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है वो ओशनिक रूट से उससे हो रहा है। इनलैंड वाटरवेज बन जाएगा तो लोग मान लो कि मैं बैठ गया गंगा जी के इस कोने से उस कोने पे चले गया, मतलब इस कोने से उस कोने पे, मतलब इन द सेंस ऐसा है कि मान लो कि मैं
हिमाचल प्रदेश में गंगा घाट से वाराणसी चले गया, ऐसा समझो, तो फटाफट पहुंच भी गए, रुपए भी कम लगे। इस तरीके से आप यहाँ पे ये आंसर लिख दोगे। वाटरवेज, ओशनिक रूट्स दोनों आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। फ्यूल एफिशिएंट होता है, सस्ता होता है। इनलैंड वाटरवेज के बारे में भी थोड़ा सा लिख दोगे, लिख देना। State any 3 effects of air pollution of environment in India. Explain any 3 ill effect of air pollution with suitable example. एयर पोल्यूशन का आप तो ये बता दोगे कि भैया देखो, एक तो वेदर को कर देता है, पूरा स्मॉग कर देता है शहर में, है ना। हमने ये देखा था कि पूरा स्मॉग अर्बन वाला हमने जो एक कॉन्सेप्ट देखा था कि शहर पे पूरी काली बादल छा जाती, काली परत छा जाती है। उसके बाद में कौन सी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती है हमें इन सब की वजह से। ओजोन एयर डिप्लीशन, इंडस्ट्रीज, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे लिख दोगे कि एयर पोल्यूशन के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या हैं, ये थोड़ी सी आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग। एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा तो लंबाई आएगा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन स्मॉग के बारे में लिख दिया, लंग्स डिसीजेस के बारे में लिख दिया, फिर आपने चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन आर स्पेशली एट रिस्क फ्रॉम एयर पोल्यूशन, ये वाली चीजें लिख दी। नाउ एक्सप्लेन एनी 3 सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। 3 सोर्सेज कौन कौन से हैं? एक तो अर्बन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन जो म्यूनिसिपल है, जो म्यूनिसिपल और डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल वाले भी पानी में छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री वाले भी सीधे पानी में कचरा फेंक देने का, बिना उसको सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू उस पानी को पहले साफ करो और फिर उसको छोड़ो ना तुम नदी में, लेकिन तुमने डायरेक्ट ही छोड़ दिया खराब पानी को। म्यूनिसिपल वाला भी यही हो रहा है। फिर नेचुरल सोर्सेज भी होता है, वाटर पोल्यूशन नेचुरल सोर्सेज की वजह से भी हो रहा है, लैंडस्लाइड्स वगैरह, पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स, पेड़ गिर गए, जानवर गिर गए, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल आप दोनों वाले, वो वाले पॉइंट दोनों आप यहां पे लिख दोगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट फेवर द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन कौन से फैक्टर्स फेवर करते हैं लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को, उसको हमें बताना है। तो यहाँ पे हम नियरनेस टू रॉ मटेरियल्स, हमेशा इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के पास में होनी चाहिए, इस पॉइंट को। पावर रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, वहाँ पे बिजली जरूर होना चाहिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कम्युनिकेशन उस इंडस्ट्रीज के पास बहुत सही होनी चाहिए। सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की बहुत सूटेबल होनी चाहिए। देन अबेंडेंट लेबर फोर्स भी होना चाहिए। रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लेबर फोर्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये तमाम चीजें वहां पे होनी चाहिए। अगर रॉ मटेरियल दूर हुआ तो तुम क्या करोगे? फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि तुमने फैक्ट्री लगा दी इंडिया में और तुम रॉ मटेरियल ले रहे हो अमेरिका से, तो अमेरिका से भारत में सामान लाने में रुपए लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इससे तो अच्छा इंडस्ट्री भी तुम यहीं लगा दो। तो रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के पास में एक्सेस टू द मार्केट, तुम्हें तुम्हारा सामान कहाँ बेचना है, मार्केट। अगर अमेरिका के हिसाब से सामान है तो वहीं इंडस्ट्री लगाओ, फिर इतना ट्रांसपोर्टेशन क्यों करने का? समझ में आ रहा है? ये वाले पॉइंट्स है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, चाहे वन शॉट रिवीजन हो, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सभी में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बताई हैं। नियरनेस टू द मार्केट, कैपिटल अच्छा खासा होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए पूंजी भी होनी चाहिए। इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं लगा सकते, रुपए लगाने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ये देखो 2017 और 2016 दोनों में सवाल आया है, फिर से आने की पूरी संभावना है इस सवाल की। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जो कि खत्म नहीं होगी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और कौन कौन सी एनर्जी लिखोगे? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये वाली लिख सकते हो हम लोग, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग ऐसे करना कि ये जो कोल है, ये जो रिसोर्सेज है, ये तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, कोल वगैरह तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो हमें कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज पे चलना होगा, एक उस एनर्जी के सोर्सेज पे चलना होगा कि जो कि लाइफ लॉन्ग चलेंगे। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, बायोगैस एनर्जी हो गया। क्लियर है? ये सभी सोर्सेज के बारे में आपको लिखना है। और फाइनली इसी के साथ हमने सारे हमारे क्वेश्चंस को कर दिए खत्म। बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगे हैं। मैंने आपको पूरा 100% सिलेबस करवाया है यहाँ पे, चाहे 15 मिनट का रिवीजन हो, चाहे मैप वर्क हो, चाहे वन शॉट रिवीजन हो, चाहे हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। और ये बहुत पहले से ही अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पे, बहुत पहले से ही सारी चीजें अवेलेबल है। मैप वर्क का भी वीडियो रिलीज कर दिया है, तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लीज उन वीडियोस को आप लोग जाके देख लीजिए। सारा सिलेबस मैग्नेट बेस पर कंप्लीटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, इनको सॉल्व करने ना, ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करना, मैप वर्क की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना,
क्लियर है? सो मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा आपको यहाँ पे जो वीडियोस हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कुछ भी नहीं कोई कोड वोड कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखो, मस्त देखो, आराम से देखो, पढ़ो लिखो, एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो, टीचर का नाम रोशन करो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।